we are basically today we are going to discuss our syllabus, and today is the orientation class. So I will be discussing how we are going to proceed with your batch for horticulture development officer. And first of all, I will be discussing the syllabus part, and then the study planner which I am going to provide you all. And after that study planner, we will be discussing the small topic of plant physiology today among your syllabus. So first of all, let's begin with our syllabus कि व्हाट इज एडीओ सिलेबस, सॉरी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सिलेबस। अगर हम देखते हैं सिलेबस को तो बेसिकली इसके जो है दो पार्ट्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आप देखोगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि पेपर 1 में पूरी जो सिलेबस है आपकी, उसमें हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं। तो पेपर 1 में आप देखोगे यहाँ पर, तो ये आपकी जो पेपर 1 वाला पार्ट है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपका टोटल जनरल हॉर्टिकल्चर है। दूसरा पार्ट में आपकी जो है पोमोलॉजी वाला पार्ट है। तीसरा जो पार्ट है वो है आपका ओलेरिकल्चर, जिसमें वेजिटेबल साइंस पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर, जिसमें फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे आप, जैसे रोज हो गया, बेगोनिया हो गया, मेरीगोल्ड हो गया, क्लेंडुला हो गया, सेल्विया हो गया, क्राइजेंथेमम, ग्लैडियोलस, ऑर्किड्स और एंथ्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो औषधि पौधे होते हैं या जो सुगंधित पौधे होते हैं, जो आपके मसालेदार पौधे होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स में अंतर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। फिर उसके बाद जो है ऑर्चर्ड एंड प्रोपेगेशन, जैसे हम लोग बात करें आम का पौधा अलग तरीके से लगाते हैं और उसको प्रोपेगेट करते हैं, तो अंगूर आपकी अलग तरीके से प्रोपेगेट होती है। अनार के केस में आपका प्रोपेगेशन मेथोडोलॉजी अलग हो जाती है, लीची में अलग होता है। तो ये बेसिकली कौन सी क्रॉप में कौन सा प्रोपेगेशन टेक्निक यूज होता है, और हमारा जो ऑर्चर्ड होता है, जो बाग बगीचे की बात करते हैं, वो कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कितने तरीके से उसमें पौधे लगते हैं, क्या है बेसिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, ऑर्चर्ड कैसे जगह रखनी चाहिए जहाँ पे पानी की उपलब्धता हो, इरिगेशन की सुविधा हो, आपका मार्केट से पास में हो ताकि आप मार्केटिंग और सेल्स आप इजीली कर सकें। फिर नर्सरी को कैसे मैनेज करते हैं, इन सब पे हम लोग बातें करेंगे। फिर टेम्परेट फ्रूट क्या होता है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होता है, सब टेम्परेट क्या होता है, इन सब पे जो है बातें करेंगे। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि प्लांट के एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या बात करते हैं कि खाना कैसे पचता है, फिर एक्सक्रीशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये सब अलग अलग हमारे सिस्टम्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारा जो प्लांट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स के थ्रू, उसके बाद प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, इवेपोरेशन कैसे होती है, कौन कौन से इंजाइम यहाँ पर यूज होता है, कौन कौन से आपके जो है यहाँ पर क्या कहते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटीज मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना, और ये सब भी पढ़ेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश के कंडीशन के हिसाब से पढ़ना होगा, जैसे जो उसके एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग जो मेजर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जब भी स्टेट वाइज एग्जाम जब होती है ना, उसमें आपको प्रॉपर एक टच आपको स्टेट का दिया जाता है। जैसे स्टेट, अगर उस स्टेट में कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या स्टेट गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम चल रहा है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथिलीन हो गया, आपका एब्सिसिक एसिड हो गया, इसके बारे में। फिर आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में बेसिक मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो हम लोग ब्रेगार्ड जोहान मेंडल की बात करते हैं। फिर मॉलिकुलर जेनेटिक्स की बात करेंगे, जो बैटसन साहब, और आपका जो मॉलिकुलर ब्रीडिंग और आपका बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज होता है, कैसे ट्रांसजेनिक पौधे, परजीनी पौधे बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोग जो है बात करते हैं, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर सॉइल साइंस, जिसमें बेसिकली सॉइल के प्रॉपर्टीज और इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर 1 का जो है सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर पेपर 2 में क्या है, बेसिकली आपकी प्लांट पैथोलॉजी क्या है, डिजीज कौन कौन से लगते हैं, डिजीज का डिफिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजीज क्या है, फिर अलग अलग क्रॉप वाइज स्पेसिफिक डिजीज की, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रूट्स में कौन कौन से डिजीज लगते हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कैसे वो डिजीज फैलता है, उसकी डिजीज साइकिल, इन सबको पढ़ेंगे। फिर कीटों के बारे में इंटोमोलॉजी में पढ़ा जाएगा कि कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, आपके क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट क्या होता है, और इंसेक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में, उसके अलग अलग जो सिस्टम होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर निमाटोड्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर एक्सटेंशन एजुकेशन में हम लोग जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज और एक्सटेंशन एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं क्या है, फिर रूरल डेवलपमेंट में और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में क्या रोल होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का, फिर आपके गवर्नमेंट की कौन कौन सी प्रोग्राम है, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करती है, तो इन सब चीज़ों पे बातें करेंगे। उसके बाद फिर
एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पे बातें होंगी कि जिसमें बेसिकली माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर गुड्स क्या होता है, नीड क्या होता है, वांट क्या होता है, वेल्थ क्या होता है, फिर अलग अलग कुछ नियम है जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अलग अलग डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि फार्म मैनेजमेंट कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, फार्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपकी बुक कीपिंग और फार्म रिकॉर्ड के बारे में देखा जाएगा, फिर फार्म मैनेजमेंट डिसीजन, फिर जो फार्म के लेबर होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग उसमें, फिर लैंड होल्डिंग के हिसाब से किसानों को कैसे हम छोटे किसान, बड़े किसान, सीमांत किसान करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक कोई भी एग्रीकल्चर में अगर स्टार्टअप या कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें फेंसिंग में कितना कॉस्ट लगता है और किस तरीके से एक जैसे ओवरव्यू कि अगर मान के चलिए आप लोग जब फ्यूचर में कहीं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर में ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपके पास प्रपोजल आएगा कि 1 हेक्टर में आपको जो है एक बाग या हॉर्टिकल्चर ऑर्चर्ड डेवलप करना है, तो उसमें फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होती है, इरिगेशन में कितना लागत आएगी, फार्म लेआउट कैसे आप बनाएंगे, कहाँ पर कौन से पौधे लगाना सही होगा, कहाँ से आप नाली देंगे इरिगेशन के लिए, तो ये सब चीज़ें बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिकली फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में, फिर इंटरनल कम्ब्यूशन इंजन क्या होता है, एक्सटर्नल कम्ब्यूशन इंजन क्या होता है, फिर कितने प्रकार के ट्रैक्टर हैं, फिर ट्रैक्टर का विकास किस कंपनी ने सबसे पहली बार विश्व में बनाया, किस कंपनी ने भारत में बनाया, फिर सॉइल के जो टिलेज होते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, टर्सरी टिलेज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका इंटर कल्चर ऑपरेशंस जो होते हैं अलग अलग, उसके बारे में डिस्कस करोगे। फिर सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में कि कैसे पौधा और पानी और आपका मिट्टी, ये तीन चीज़ें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिनम भी कहते हैं, SPAC कहा जाता है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी उसको डिस्कस किया जाएगा। फिर ड्रेनेज करने के अलग अलग तरीके क्या हैं, लैंड सर्वे कैसे करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली जब फील्ड में उतरोगे ना, देखो प्रैक्टिकली फील्ड में उतरने पे चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती है, और जब हम लोग बात करते हैं किताबी ज्ञान तो वो अलग होता है, तो हम लोग जब जॉब ओरिएंटेड एग्जाम की जब बात होती है तो आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी आधारित होकर सवाल पूछा जाता है, जिनको हम लोग यहाँ पर क्लासेस में कवर कर रहे होंगे। फिर आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, फिर कैसे हम समझेंगे कि केला कब पक गया, अमरूद कैसे जानेंगे कि पक गया, फिर आपका जैसे टमाटर कैसे पकने का कैसे समझोगे कि पक गया है, फिर जैसे आपका पाइन एप्पल है उसको तो कैसे जानेंगे आप बाहर से देख के कि कैसे वो आपका जो है राइप हो चुका है, उसको हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। फिर जब बहुत सारे फ्रूट्स के ग्रेडिंग करते हैं, अलग अलग ग्रेड, जैसे ग्रेड A B C D ऐसे करके, और जैसे ग्रेड अच्छा वाला रहता है तो उसकी कीमत अच्छी मिलती है, तो ये सब चीज़ों पे बातें करेंगे। फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और कट फ्लावर, लूज फ्लावर क्या होता है, फिर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। फिर नेक्स्ट जो है एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रो टेक्नोलॉजी, जैसे अभी जमाना क्या है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन की बात हो रही है, जगह जगह कार्बन अगर हम लोग जनरेट कर लेते हैं या कार्बन क्रेडिट पे पैसा मिलता है, तो उन सब चीज़ों में एग्रो फॉरेस्ट्री कैसे रोल प्ले कर सकता है, और चूंकि पहाड़ी इलाकों में ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है एग्रो फॉरेस्ट्री का, जिसके थ्रू फार्मर्स दे कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। फिर फार्मर एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोग हॉर्टिकल्चर के साथ पशुपालन कैसे कर सकते हैं, फिर पशुपालन के साथ आपका जो लकड़ी वाला जो बड़े बड़े वुडी प्लांट्स होते हैं उनकी कैसे खेती हो सकती है, फिर अंतर फसल में कौन कौन से क्रॉप लगाएंगे, होम गार्डनिंग क्या है, शेल्टर बेल्ट क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो झूम कल्टीवेशन हम कहते हैं, जिसमें क्या करता है आदमी एक जगह पे आता है, पूरा वहाँ रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, तो उन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। अब ये पूरी जो सिलेबस है ना उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका स्टडी प्लानर है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का। और ये स्टडी प्लानर में क्या है बच्चों, आपको मिलेगा, जैसे देखो पेपर 1 पेपर 2 करके हमने पूरा यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और पेपर 1 पेपर 2 करके इसको प्रॉपर जो है हमने अलग अलग 92 लेक्चर्स में जो इसको हमने डिवाइड किए हैं, और ये 92 लेक्चर्स में आपके पूरी सिलेबस पढ़ रहे होंगे। अब जैसे शुरुआत हम लोग जनरल हॉर्टिकल्चर से करेंगे, तो उसमें फिर आप देखो यहाँ पर 4 अलग अलग कॉलम बना हुआ है, जैसे एक लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया, जैसे जो आपको PDF मिलेगा उसको बढ़िया से पढ़ लो, और ये स्टडी प्लानर मेक श्योर कि सभी बच्चे जो है अपनी स्टडी टेबल के सामने जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो ना, उसके सामने जो है आप इसको पेस्ट कर लोगे। क्यों पेस्ट करोगे, ताकि आपको दिन प्रतिदिन एक धक्का लगेगा कि आज हमारे सिलेबस इतनी कवर हुई है, आज मेरा यही बस कवर कर पाया हूँ, मुझे इतना अभी पढ़ना है। तो आपका जो भविष्य है, आपकी तैयारी जो है आपके सामने जब आंखों देखा हाल रहेगा, तो आप रोज जो है यहाँ पर
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम खत्म होने से पहले एग्जाम डेट कैसे निकल जाएगा? कोर्स उससे पहले कवर कराई जाएगी। अगर होगी तो ज़रूरत होगी तो 2 क्लासेस लिए जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम से आपके 1 हफ्ता पहले कम से कम कोर्स कंप्लीट कराई जाएगी, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉपर रिवीजन वगैरह करके आपको टाइम इनफ मिले। ये नहीं है बेटा कि कोर्स बाद में कंप्लीट होगा और एग्जाम पहले आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो ये स्टडी प्लानर में आपको मैं डिस्कस कर रहा था कि सबसे पहला तो आपको ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हर लेक्चर का, जैसे मान के चलो आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, तो प्लांट फिजियोलॉजी का आपको 15-20 क्वेश्चन हर दिन मिलेगा, जो चैप्टर जो पढ़े रहोगे उसी से रिलेटेड, ताकि वो क्वेश्चन को ऐसा नहीं। और देखो, ऑनलाइन स्टडी में और ऑफलाइन में फ़र्क क्या होता है? ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होता है, मास्टर सामने रहता है रोज़ आपको। ऑफलाइन में कि रोज आए कितना पढ़े आपको कोई पूछता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप क्या करते हो, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हो और बैकलॉग्स रह जाते हो। तो ये बैकलॉग को आपको अवॉइड करने में आपकी ये स्टडी प्लानर बहुत ज़्यादा मदद करेगी, जिसके थ्रू आप अपना बैकलॉग्स कभी होने नहीं दोगे। जैसे आपको रोज पता रहेगा कि आज मुझे ये पढ़ना है और कल मेरे सर ये पढ़ाएंगे, तो वो आप थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ के भी आओगे, तो चीज़ें आपकी बेटर रहेगी। फिर रिवीजन करोगे। उसके बाद आपका जैसे एक चैप्टर जनरल हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो गया, तो जनरल हॉर्टिकल्चर पे आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज के लिए। अब ये प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर बातें करते हैं। जैसे आप देखते हो, एक एग्जाम तो आपका मान लो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम्स हर अलग अलग स्टेट में भी होते हैं। और जिस भी स्टेट में आपका एग्जाम होता है, उन स्टेट के प्रीवियस ईयर जो पेपर्स रहते हैं उसको हम कंपाइल करके ये आपका प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर बनाते हैं, ताकि जैसे अभी बिहार में पिछले साल पेपर हुआ था बीए ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, और हरियाणा वाले पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर गए थे। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है जब आप यहाँ पर ये सीट्स को लगाते हो, या फिर जब आप ये डीपीपी सीट और ये सबको सब सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और टेस्ट के लिए भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे अपना लगा सकते हो, ठीक है। और जो क्लासेस रहेंगे, चलिए अब हम थोड़ा सा आज जो है 10 मिनट बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट पे बातें करते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो वाटर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है दिन प्रतिदिन। आप देखोगे तो पानी की कमी जो है आपने आए दिन सुनने को मिलता है। जैसे बड़े बड़े जो शहर है, मुंबई दिल्ली में देखेंगे तो आप मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, और रियल लाइफ में भी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग लाइन लगते हैं, किसके लिए? पानी के लिए। अपना बाल्टी लेके आके लगते हैं। तो सोचो कि पानी कितनी क्राइसिस है। दूसरा, आपको एक मैं छोटा सा लाइव एग्जांपल में बताऊं, आप लोगों ने अपने गाँवों में अपने शहरों में देखा होगा कि जो समरसेबल या कोई भी जो टंकी या फिर जो पानी नीचे की तरफ जाती थी, तो निचली लेयर से इजीली पानी मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे आपको गड्ढा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गड्ढा करना पड़ता है, तब जाके आपकी क्या होती है, पानी आपको मिल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दिन प्रतिदिन ग्राउंड वाटर टेबल कम हो रहा है। तो वाटर एक स्कार्स रिसोर्स के रूप में होने वाला है, और वाटर इकोनॉमी का जमाना जो है आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये चीज़ पर हम लोग बातें करेंगे। अब यहाँ पर जब बात करें प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो यहाँ पर बेसिकली प्लांट में पानी कैसे जाता है, उस पर जो है हम लोग यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें प्लांट में कैसे पानी जाता है, उस पर अगर देखोगे तो बेसिकली क्या प्रोसेस है, यहाँ पर सिंपल सा आपका तरीका है यहाँ पर पानी जाने का, कि रूट्स जो होते हैं पौधे में, जो जड़ होते हैं, उन्हीं जड़ के माध्यम से जो है आपका ये पौधा क्या करता है, पानी ले लेता है। और जब पौधा यहाँ पानी ले लेता है, उससे आपको एक चीज़ क्या समझ में आती है कि ये जो आपका प्लांट है, जैसे मान के चलो ये हमारा एक प्लांट है और ये उसकी जो है रूट्स हो गए। अब ये रूट्स जो है यहीं से आपका ये एब्जॉर्प्शन करता है, और यहाँ पर छोटे छोटे आपके ऐसे ऐसे करके निकले रहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और यही रूट हेयर जो है आपका क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है, जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पर क्या करते हो, एब्जॉर्प्शन कर पाता है, प्लांट एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वही एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट पर हम लोग बातें करेंगे। सिंपल सबसे पहले बात करते हैं कि वाटर क्या है बच्चों। वाटर इज बेसिकली द इसेंशियल लाइफ ब्लड ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, यानी कि पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो खून है, वो आपका खून क्या है, पानी है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो हमारे लिए जैसे बॉडी में अगर ब्लड नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे नहीं। तो वैसे ही प्लांट की डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वाटर, और वाटर इज द इसेंशियल लाइफ ब्लड फॉर प्लांट डेवलपमेंट। अब अगर देखते हैं कि वाटर का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन अगर देखोगे, CO2 प्लस H2O करके आपका क्या बनता है, C6H12O6। तो सोचो ये जो ग्लूकोज बनता है और प्लस O2, तो यहाँ पर ग्लूकोज बनने के लिए भी पानी की तो ज़रूरत पड़ रही है, बिना पानी का तो काम नहीं चल रहा है। इसलिए फोटोसिंथेसिस और रिएक्शन में ये हेल्प करता है। वाटर इज डायरेक्ट रिएक्टेंट,
और यही टूट कर हमारा क्या ऑक्सीजन निकलता है, और हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये हमारा यहीं से पौधों से बनता है। उसके साथ साथ ये हमारा हाइड्रोलाइसिस, जो पानी की वजह से कई सारी चीज़ें टूटती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो उसके साथ साथ देखोगे तो सेल की टर्जिडिटी, सेल की टर्जिडिटी मतलब जैसे ये मान के चलिए एक पत्ता है प्लांट का, और यहाँ पर आप ये आपके छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे आपके ये स्टोमेटा है, और ये स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा में क्या है आपका गार्ड सेल्स है, और ये गार्ड सेल्स जब टर्जिड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, टर्जिड हो जाते हैं। तो टर्जिड जब हो जाता है, टर्जिड मतलब फूलना, और फूलेगा जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैं छोटा सा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे ये मान के चले अभी मेरे फोटो पे देखो, ये वाला जो पार्ट है मेरा हाथ, ये अभी क्या है, सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिकुड़ा हुआ है, तो ये जो होल है यहाँ पर, ये क्या है आपका, बंद है। लेकिन जैसे ये खुलेगा, फूलेगा, मान लो टर्जिड हो रहा है, तो यहाँ पर ये होल आपका ओपन हो गया, और यहाँ पर आपका इजिली जो है यहाँ पर आपको कैविटी दिखेगी। तो इसीलिए टर्जिडिटी का मतलब होता है फूलता है जब, तो आपके स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका, बंद हो जाते, खुल जाते हैं, और स्टोमेटा खुलता है तो उसके बाद आपका जो है पानी का मूवमेंट वगैरह हो पाता है। इसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी टर्गर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा देखोगे तो प्लांट्स में जो मिनरल्स और सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट होती है, वहाँ पर भी आपकी जो है इसकी एक मेजर भूमिका रहती है, जिसके थ्रू ये मूवमेंट कर पाता है। इसके अलावा बात करोगे तो स्टोमेटल रेगुलेशन, जो स्टोमेटा की बात करते हैं हम लोग, स्टोमेटा मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो छिद्र है, जो पोर्स है, इसको कहा जाता है। ये स्टोमेटल रेगुलेशन में भी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और साथ में थर्मल रेगुलेशन, जैसे हम लोग पसीना आता है, तो जब पसीना हम लोगों की निकलती है बॉडी से, तो हम लोग का बॉडी क्या होता है, थोड़ा सा कूल डाउन होता है कि नहीं, तभी ना हम लोग स्वेटिंग होती है, तो हमारा बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करता है। तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी जो है आपका बॉडी टेम्परेचर या प्लांट्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर भी आपका जो है ये वाटर का इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। तो ये बेसिकली हमने आपको 6 अलग अलग मेजर रोल बताया या मेजर एक्टिविटी बताया, जिसके थ्रू जो है पानी यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि मैसिव वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, बट 95% पानी जो होती है वो आपका ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। जैसे मान के चलो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, अब यहाँ से भी पानी लॉस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और जब यहाँ से जब पानी लॉस होता है तो उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो पानी लॉस होती है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू हो जाता है। मतलब सोचो, पानी जो पौधा ऑब्जर्व करता है उसमें से 95% से ऊपर, इवन अप टू 99% तक जो है पानी आपका लॉस हो जाता है, और लेस देन 1% पानी जो है वो यूज हो पाता है पौधा अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो सोचो, इसलिए एक कर्टिन साहब, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कर्टिन, उन्होंने क्या कहा था कि पौधों के लिए जो ट्रांसपीरेशन है ना, ये एक नेसेसरी इविल है। कर्टिन ने क्या कहा था कि ट्रांसपीरेशन इज ए नेसेसरी इविल, ये आवश्यक शत्रु है। अब सोचो, शत्रु कभी आवश्यक हो सकता है? अगर हम बात करें शत्रु, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार वो तो वाहियात है, या इसकी जरूरत होती है, किसी कोई भी आदमी कहेगा कि हमारे लिए शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो है शत्रु हमारे लिए हेल्पफुल है, नहीं। लेकिन ये प्लांट्स के लिए ये शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर पाएगा अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, तो प्लांट वाटर और मिनरल्स को ही नहीं ले पाएगा अगर प्लांट का वाटर यहाँ पर इवेपोरेट ट्रांसपीरेशन से लॉस ना हो तो। क्योंकि ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी के माध्यम से ही हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं वाटर की, क्योंकि पूरा कहानी जो है पानी पर है, तो पहले पानी को हमें समझना है। तो वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है, और इसमें देखोगे तो दो पार्ट है, ऑक्सीजन और आपका जो है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखोगे तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों का केमिस्ट्री वीक रहा होगा 11th-12th में, तो उनको थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम कोर केमिस्ट्री की बातें कर रहे हैं। तो ये आपका पोलर जो है, ये आपका ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है। जैसे देखोगे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है। 8 मतलब क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोड में आपका 2 होता है, और लास्ट वाले में क्या होता है, 6 होता है। अब देखो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या है, 3, 4, 5 और 6। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए, तो एक और हाइड्रोजन से ले लेगा, एक दूसरा हाइड्रोजन से ले लेगा यहाँ पर, और ये शेयर कर देगा। हाइड्रोजन का क्या है, एक है, इसको 2 मिल जाएगा तो ये भी स्टेबल। इस तरीके से जो इसकी पूरी स्ट्रक्चर जो है बनता है। अब ये हमारा कैसा है, तो पोलर मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज रहती है, और इसी वजह से ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और वाटर का स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है।
अब यहाँ पर दो टर्म आता है, एक टर्म आता है कोहेसन और एक टर्म आता है एडहेसन। अब कोहेसन और एडहेसन को समझो। जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है, ये हमारा एक पानी है, पानी में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। पानी जब भरा हुआ है तो जब पानी ये भरी रहेगी तो इसमें क्या होगा आपका, ये आपस में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर पानी के बीच में भी होगा। इसको हम क्या कहेंगे, कोहेसन, मतलब सेम वाटर मॉलिक्यूल के बीच बीच में जो अट्रैक्शन रहेगी। लेकिन कुछ पानी की बूंदे जो, जैसे हम लोग नहा के आते हैं तो क्या होता है, नहाते जब है तो कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स हमारे सरफेस पे भी, हमारे शरीर के सतह पर वैसे अटैच रह जाता है। इसमें क्या हुआ, दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। एक तो आपका वाटर है और दूसरा आपका ग्लास का सरफेस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसन कहते हैं। और यही कोहेसन एडहेसन की वजह से जो है प्लांट वाटर मिनरल्स को अपटेक कर पाता है और पानी को जो है वो खींच पाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान में रखना होगा। क्लियर, चीजें समझ में आई। अब जो है यहाँ पर ये कोहेसन एडहेसन थ्योरी की बात हो रही थी। अब कोहेसन एंड सरफेस टेंशन आर क्रिएटेड बाय मिलियंस ऑफ दिज वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक है, लेकिन बहुत सारे जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाता है तो उसके बाद कोहेसन और सरफेस टेंशन वहां पर डेवलप होती है। अब ये सब अलग अलग जो टर्म्स है ना, कोहेसन क्या है, एडहेसन क्या है, इसको चलिए समझते हैं। जैसे कोहेसन की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको कहा जाता है। एडहेसन में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा कोई सरफेस, जैसे सेल वॉल हो गया जाइलम का, या हमने जैसे आपको बताया कि हमारे बॉडी में जब नहा के आते हैं तो पानी का एक आध बूंद जो चिपका रहता है शरीर पे, तो वो वाला एडहेसन हो गया। ठीक है, अब बात होगी सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, जो एयर वाटर इंटरफेस है उसके वजह से जो तनाव डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। उसके बाद एक्सीलेंट सोलवेंट है वाटर, क्यों, क्योंकि हर तरह की चीज़ें उसमें घुलनशील हो जाती है और इसकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा हो। अब ये कब पूछा जाता है, ये जब पूछेगा कि इनमें से 4 पॉइंट दे देगा, कहेगा कि वाटर के बारे में कौन सी पॉइंट जो है सच है या कौन सी पॉइंट आपकी ट्रू है, कौन सा पॉइंट फॉल्स है। तो इन केसेस में जो है आपको इन स्टेटमेंट्स को पानी के बारे में ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपका सही हो पाएगा क्वेश्चन। तो वाटर को हम लोग एक तो एक्सीलेंट सॉल्वेंट के साथ साथ इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब क्यों, क्योंकि हर चीज को इसमें क्या होता है, ये घुल जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी जो है वाटर को कहा जाता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाली बातें। क्लियर। अब बात करते हैं वाटर का क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और थर्मल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। जैसे पौधे में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तब भी पौधे मरते हैं, नहीं मरते हैं, वो आपका स्टेबल रहता है। तो आपका हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से ये आपका प्लांट टिश्यू में बफर मेंटेन करता है। बफर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सोल्यूशन ऐसा जिसका पीएच कभी चेंज ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारा बफर सॉल्यूशन की तरह जो है हमारा वाटर भी जो है यहाँ पर बिहेव करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। और साथ में जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, सोचो कभी टेम्परेचर गर्मी में, जैसे आम का पेड़ है, अब गर्मी में वो 45 डिग्री तक का भी टेम्परेचर झेलता है, और जब ठंडी के समय आती है तो वो जो है आपका 2 डिग्री 4 डिग्री तक भी टेम्परेचर हो जाता है, तब भी वो झेल लेता है। इस तरह के टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को झेलने के लिए उसमें वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो है आज का लेक्चर था, जहाँ पर हम लोग यहाँ तक बातें करेंगे। बाकी किसी को कोई क्वेरी है तो आप इसमें पूछ सकते हो, अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अपने क्वेरीज को। और जैसे लेक्चर कंप्लीट होंगे, हर दिन आपको एक चीज़ देखो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन, जो आपको खुद के अंदर लेकर आना है। और जब आपके अंदर खुद डिसिप्लिन रहोगे, क्लासेस होंगे टाइम से, उसके बाद क्लास के बाद उसका नोट्स मिल जाएगा, तो क्लास का जैसे ही नोट्स मिला तुरंत उस नोट को क्या करो, अपने कॉपी में बनाओ। और देखो अगर नहीं बना सकते हो तो प्रिंट आउट करो, लेकिन उस पर जैसे जब तक जितना ज़्यादा उस नोट्स पे कचरोगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में छपेगी। तो मेक श्योर ये चीज़, ये नहीं कि बस मोबाइल में पीडीएफ पड़ा हुआ है, बस सो के 2-4 चक्कर देख लिए, तो फिर वो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, ना आपको मज़ा आएगा और ना हमें। जब अच्छे टेस्ट में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, जब मार्क्स अच्छे नहीं दिखेंगे, तो फिर हमको भी मज़ा नहीं आएगा कि मैं कहाँ मेहनत कर रहा हूँ। तो इसलिए आप मेक श्योर एवरी डे यू हैव टू बी पंक्चुअल इन योर क्लास। और क्लासेस आपकी यहाँ पर होती है तो उसको लाइव अटेंड करने की कोशिश करिए, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए, डाउट्स को तुरंत आप क्लियर कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, बाकी आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है तो। ओके, वी विल एंड द क्लास टुडे।